तो एज यू सी इन द लास्ट रिएक्शन व्हाट वी सॉ कि भाई यहाँ पे रेट ऑफ अपरेंस की हम अगर बात कर रहे थे, रेट ऑफ अपरेंस, और किसकी अपरेंस की बात कर रहे थे हम, वी वर टॉकिंग अबाउट Fe2 पॉजिटिव की। तो देन जनरली हमने लिखा कि भाई द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, it was we did, but right now when we move forward then what we see कि अगर हम बात करते हैं on comparing with other changes, ठीक। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी वुड लाइक टू राइट, यानी कि अगर मैं रेट लिखता हूँ इस इक्वेशन के लिए, देन आई विल राइट -1/2 बिकॉज हियर इज ऑल्सो 2, ठीक। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ऐसे ही सिंपली मैं यहाँ लिखूँगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SN2 पॉजिटिव डिवाइड बाय टाइम। सिंपली यहाँ पे लिखूँगा मैं प्लस, और यहाँ पे नंबर आया 1/2, और यहाँ पे लिखूँगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड डिवाइड बाय टाइम, एंड ऑल्सो हियर दैट इज प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SN4 पॉजिटिव एंड डिवाइड बाय टाइम। दैट व्हाट वी गेट द इक्वेशन। सिंपली हम इस इक्वेशन को देखते हैं। अब यहाँ से कोई एक चीज़ है जिसको हमें समझ लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक। चलो इसको पहले समझ ही लेते हैं, फिर देन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ऑल राइट, हियर वी वो। ओके, जब हम बात करते हैं रेट की, तो रेट को हम लिखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। अब हम सब जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पर इन एक्वस मीडियम बात कर रहे हैं, एक्वस मीडियम, ठीक। ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे डिनोट करते हैं मोल पर लीटर, यानी कि एक तरीके से हम बात कर रहे हैं। चलो मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ कि हम एट द प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन वी टेक मोलरिटी, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, टाइम से। द यूनिट ऑफ मोलरिटी होती है मोल पर लीटर, ठीक, एंड द यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकेंड। अगर मैं इसको करेक्ट वे में लिखूँ तो रेट की जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को दिखा सकते हैं हम, कहीं पे दिखा मिलेगा तुमको कैपिटल M, इसका मतलब होता है मोलरिटी पर सेकेंड, ठीक। या फिर कहीं पे लिखा हुआ आपको मिलेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी इन केस ऑफ कि जब कंसंट्रेशन कहाँ या रिएक्शन कहाँ पे हो रही हो, एक्वस मीडियम में। बट इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, ठीक, तो गैसियस रिएक्शन के केस में क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे हमको रेट लेनी पड़ती है, रेट इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर लेना पड़ेगा एट द प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन वी टेक द प्रेशर, एंड नीचे लेते हैं टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर प्रेशर की यूनिट आ जाएगी, लेट्स से अगर तुमने ATM ले रखा है तो ATM, और नीचे आ जाएगा टाइम सेकेंड, तो हम आपकी यूनिट हो जाएगी ATM पर सेकेंड या फिर ATM पर सेकेंड। इस तरीके से दोनों फॉर्म में ये आपको नज़र आ सकता है इफ़ यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैम। अब एक सवाल उठता है कि भाई आपने उस तरीके से क्यों लिया, तो आप इसको ऐसे समझे कि ये होता है PV इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब रिएक्शन भी गैसियस फेज में हो रही है, तो हम इसको P को यहाँ छोड़ेंगे और N/B कर देंगे, और ये आ जाएगा RT, ठीक। तो RT अगर रिएक्शन हो रही हो इन आइसोथर्मल कंडीशन तो हमारा T जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक, और R जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो तो है ही कांस्टेंट।
देन व्हाट यू सी कि यहाँ पे जो P है वो इक्वल प्रोपोर्शनल टू किसके बचा, N अपॉन B के। अब N अपॉन B क्या है, N अपॉन B ही है मोलैरिटी। तो यानी कि एट द प्लेस ऑफ प्रेशर हम जो यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन वो सेम ही चीज़ है, ठीक। तो अगर हम इन दोनों को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होने पर यूज़ कर सकते हैं। अगर गैसियस है तो हम प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक्वस वगैरह है तो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि अगर तुमने स्टोकियोमेट्री ले रखी हो, ये स्टोकियोमेट्री दे रखी हो, ये क्या है यहाँ पर ABC, यानी कि जो तुम्हारे ABC और D है दे आर स्टोकियोमेट्री, ठीक। और इनको किस में रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। जैसे यहाँ पे 1/A आ गया, 1/B आ गया, ऐसे ही 1/C आ गया और 1/D आ गया, और इसकी पूरी की पूरी रेट को उठा के हम कुछ इस तरीके से रख देंगे। दैट इज़ व्हाट द इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म्स, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम एवरेज रेट की और इंटरस्टीनियस रेट की। तो एवरेज रेट और इंटरस्टीनियस रेट, इसको समझते हैं। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन अ सच अ वे, ठीक है। लेट्स से हम इसको स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये कोई रास्ता है और पता नहीं क्यों है, लेकिन है ये रास्ता ही, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दैट कि ये मेरे पास पॉइंट A था, जो मैंने मान लिया मेरे लिए है स्कूल, और ये मेरा पॉइंट B है, जो मैंने मान लिया कि ये मेरे लिए है मेरा हाउस। ऑलराइट, वी गॉट इट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी गो थ्रू दिस ऑल द प्रोसेस एंड वी टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ दैम, ठीक है। तो अब सपोज़ करें कि मैं यहाँ स्कूल से चलता हूँ, और मैं यहाँ से चलते हुए मैं यहाँ से बहुत तेज़ी से स्कूल से निकला और मैं इस पॉइंट पे पहुँचा। तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने देखा कि मैं मार्केट पार कर रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें देखता हुआ जा रहा हूँ। फिर मैं रुकता हूँ एक ठेले के पास, और मैंने वहाँ पर 10 रुपये के गोलगप्पे खाए। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मैंने वहाँ से चलते हुए कुछ लाइक पॉपकॉर्न खरीदे, और मैंने को उसको आराम से खाता हुआ पहुँच गया अपने घर, ठीक। और ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस मैंने मान के रखी है, ये डिस्टेंस है, लेट्स से हमने मान लिया इसको 5 किलोमीटर, नॉट अ बिग डिस्टेंस एट ऑल। तो 5 किलोमीटर हमको वॉक करके जाना है, और ये बड़ी नॉर्मल सी डिस्टेंस है, हम लोगों ने की है कवर, ठीक। अगर तुमको अब भी ज़्यादा लग रही है तो जैसे हम इसको 3 कर देते हैं, ठीक। तो हम नॉर्मली साइकिल से भी आप जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको कवर कर लेते हैं, ठीक। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपने अपने 30 मिनट्स लगाए, ठीक। अब कहीं पे तुम बहुत तेज़ चलोगे, जैसे यहाँ पे तुम फास्ट चले थे, ठीक, यहाँ तक। फिर तुमने यहाँ पे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर लिया, यानी कि वेरी स्लो हो गए। फिर यहाँ से कुछ आगे बढ़ के तुम थोड़े स्लो रहे, ठीक। और यहाँ पे तुम एटलीस्ट वॉक ही करते हुए घर पर पहुँच गए, ठीक। तो तुमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड तुम्हारी रही, लेकिन तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी किया उस सब को तुमने एक बार में बोला कि भाई मेरे को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कितनी आएगी आपकी, ऊपर आप वैल्यू रखते हो वही डिस्टेंस, नीचे रखते हो टाइम, और यहाँ पे ऊपर लिखोगे 3 किलोमीटर और नीचे लिखोगे 30 मिनट्स। अगर हम इसको काटते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 0.1 किलोमीटर पर मिनट। ये आपकी स्पीड निकल के आई। इस तरीके से क्या किया है आपने, अपना रास्ता यानी कि 0.1 किलोमीटर आप 1 मिनट के अंदर चले, ये आपने निकाली। इस तरह की स्पीड को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड, ठीक। जिसके अंदर आप किसी बड़ी डिस्टेंस को निकालते हो, यानी कि जो डिफरेंस हो वो बड़ा हो। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको एवरेज निकालना पड़ता है, और यही कहलाएगी हमारी एवरेज स्पीड। ऑलराइट, लेकिन अगर चांस कुछ अलग हो, ठीक, यानी कि तुमने एवरेज लिया है पॉइंट A से लेकर पॉइंट B के बीच, तो इसे समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि द एवरेज रेट जो होती है, यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज़ किया है रेट, तो यानी कि स्पीड और रेट बात एक ही है हमारे लिए। तो एवरेज रेट होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर, यानी कि बड़ा डिस्टेंस होगा, बड़ा ही टाइम होगा। और इसकी रेट को, जो इसकी रेट है, रेट को जिसको हम दिखाएंगे कैसे, आर एवरेज इक्वल टू आएगी, किसके इक्वल टू आ जाएगी भाई, यहाँ पे हम लेंगे यूँ करके, अगर हम लेट्स से ए टू बी की बात कर रहे हैं तो माइनस डेल्टा चेंज इन ए डिवाइड बाय डेल्टा टी, इस तरीके से, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरी, जिसको बोलते हैं इंटस्टेनियस रेट, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप यहाँ से यहाँ निकले और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपकी एवरेज क्या थी, यानी कि आपकी स्पीड क्या थी एक तरीके से। यानी कि किसी एक मोमेंट ऑफ ए टाइम अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि भाई जब तुम 30 मिनट के अंदर, यानी कि अगर आप 1:30 स्कूल से निकले तो जब टाइम हो रहा था 1:45, तो उस एग्जैक्ट 1:45 पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस स्पीड को बोल देंगे इंटस्टेनियस स्पीड, ठीक। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं RINST, ठीक। बस इसकी जगह पे क्या यूज़ करना पड़ता है कि हम जो डिफरेंस लेते हैं वो छोटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे dt अपॉन d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय dt। तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो यूज़ होता है लार्ज चेंज के लिए, और जो d है वो यूज़ होता है स्मॉल चेंज के लिए, ठीक। तो अब मुझको स्मॉल चेंज जैसे इस पॉइंट पे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर मुझको चेंज निकालना होगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ और यहाँ के बीच का एक डिफरेंस लूँगा और मुझको ये पॉइंट का मिल जाएगा। लेकिन मुझको एवरेज निकालना होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे एरिया का निकालूँगा, जो कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, तब हम उसको एक नाम देते हैं इंटस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर लार्ज टाइम होता है, यानी कि बिग डिफरेंस होता है, लार्जर डिफरेंस होता है, लार्जर टाइम होता है, टाइम इंटरवल, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट। कुछ इस तरीके से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और जो रिज़ल्ट होंगे दैट विल बी रियली ऑसम। तो इस तरीके से आप इनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल अगर हम रेट की बात करें तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे डेल्टा, ठीक। तो ये आ गया, जैसे डेल्टा इक्वल टू 0 हमने मान लिया, और तो यहाँ पे अगर हम इंटस्टेनियस की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका dt डिवाइड बाय dt। यूनिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ग्राफ दिखा रखा है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से काम करता है। तो आप इसको एक बार यूँ समझ लो, ये ग्राफ है, राइट। और मैं अभी ओके हम ऐसा करते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं और वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड कि भाई चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। ओके, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। देन वी रीच्ड हियर एंड ऑल्सो चेंज द पेन। यहाँ पे है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। और यहाँ पर है हमारा टाइम, ठीक। ये होगा मोल पर लीटर की यूनिट में, ठीक। और ये होगा हमारा सेकंड की यूनिट में, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे लेंगे हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ पर होगा ये भी मोल पर लीटर में, और यहाँ पर होगा टाइम इन सेकंड में, कुछ इस तरीके से। अब वैसे तुम इस बात को समझो कि हमेशा जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो व्हाट वी सी कि हमेशा किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, ऐसा चाहिए, ठीक। तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी
ठीक है, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी। तो इन दैट केस व्हाट वी सी, लेट्स से कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो मेरे पास ये रहा कि मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ओके, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो है आर इनिशियल, ठीक, जो इनिशियल होगी। एक पॉइंट ए से बी के बीच मुझको फाइंड आउट कर दी है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस तरफ जाऊँगा तो मुझको मिल जाएगा यहाँ पर R1, और इस पॉइंट से इस तरफ जाऊँगा तो मुझको मिल जाएगा R2। ठीक, ऐसे ही सिंपली अगर मैं इस साइड आता हूँ तो मुझको मिलेगा यहाँ पे T1, और इस साइड आता हूँ तो मुझको मिलेगा T2। तो यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच जो मैं रेट निकाल रहा हूँ उसको बोलूँगा मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसके, यानी कि R1 R2 में से माइनस कर दूंगा मैं R1 को, कुछ इस तरीके से, और नीचे आ जाएगा T2 में से माइनस कर दूंगा मैं T1 को। इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहीं पे सवाल उठता है कि तुमको ये बताना है कि भाई इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है लेट्स से C, इस पर रेट क्या है। तुमको सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है और पूछा है कि भाई इस पर रेट क्या है, यानी कि A से B के बीच नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई C पर रेट क्या है। देन क्या करोगे तुम एक सिंपली टेंजेंट खींचोगे कुछ ऐसे, ठीक, यूं करके टेंजेंट खींचोगे और यूं बना दोगे इसको। अब ये जो पॉइंट आया है मैं इसको और एक्यूरेटली आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये आई थिंक काम नहीं करा ये इसने, फिर से देख रहे हैं हम एक बार, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस साइड आया, ठीक, और इस साइड आया, ऑलराइट, ठीक है। तो सिंपली हमने जब इस चीज़ को देखा तो व्हाट वी गेट कि यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिल रही हैं, जो हमको यहाँ पर वैल्यू मिली है, सपोज करो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये सब वाला, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास जो पॉइंट आया है और ये सारा जो पॉइंट है इनको मैं अलग अलग दिखा देता हूँ। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर मैं मान लूँगा कि मेरे पास लेट्स से ये जो पॉइंट है इस वाला, तो इस पॉइंट को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे R डैश से, और दूसरे वाले को दिखा रहा हूँ मैं R डबल डैश से। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पे जो T है मैंने उसको दिखाया R डैश से, और इस वाले पॉइंट पे ये सारा जो पॉइंट है ये T डैश से, और इसको दिखाया मैंने T डबल डैश से। तो अगर मैं इस पॉइंट पर बताऊं कि भाई इंटस्टीनियस रेट क्या होगी, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा R इंटस्टीनियस, और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, माइनस D चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख दूंगा मैं चेंज इन टाइम। अब मैं इसको दिखाता हूँ, बिकॉज मैं डिफरेंस बहुत छोटा ले रहा हूँ, एक टेंजेंट बना के डिफरेंस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ इसको कि R डबल डैश ये आ गया मेरा माइनस R सिंगल डैश, ब्रैकेट बंद, नीचे लिख दूंगा T डबल डैश माइनस T डैश। इस तरीके से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज द डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस सिर्फ किसके बराबर है, DR के, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का डिफरेंस जो आया था वो आया था किसके बराबर, आपके कैप डेल्टा R के बराबर। तो ये कंडीशन आती है जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस केस की। दूसरी कंडीशन है ये, बिकॉज प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है हमको, कंसंट्रेशन निकालने के लिए लेट्स से मैंने एक पॉइंट ये माना A और एक पॉइंट मान लिया मैंने ये B। ठीक, अब हम इसी पॉइंट्स को बेस मानने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड देन वी गो थ्रू द वैल्यू। जैसे ये है, हमने ये टाइम ले लिया, इसका टाइम फ्रेम जो भी है हमारा, ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है यहाँ से एवरेजिंग अपनी। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको डिफरेंस निकालना है ये, और फिर हमने डिफरेंस निकालना है ये। ठीक, तो हमको डिफरेंस मिल गया यहाँ पर, किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में हम और थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
कि भाई क्या डिफरेंस है, क्यों है ये और किस लिए आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर ये जो आया है ये आया है P2 और ये आया है P1, तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा P, क्योंकि ये इट्स अ लार्ज डिस्टेंस, और ये आ जाएगा डेल्टा T। तो यहाँ की जो रेट आएगी उसको बोलेंगे हम एवरेज रेट। क्या बोलेंगे? एवरेज। और वो किसके इक्वल होगी? ये प्रोडक्ट की बात चल रही है तो यहाँ पर आएगा डेल्टा P, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P और चेंज इन टाइम। दिखा कैसे सकते हैं भाई कि P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक। अब लेट्स से इसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आपने अभी देखा, हमने क्या किया कि हमको पता करना है कि हमारी इंटरस्टीनियस क्या होने वाली है। तो लेट्स से मैंने ये पॉइंट डिसाइड किया कि भाई मुझको ये पता करना है कि इस पॉइंट पर क्या होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरस्टीनियस रेट क्या बनने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचूंगा। तो नॉर्मली मैं लेट्स से एक टेंजेंट खींचता हूँ यूँ, ठीक, यूँ करके। ठीक है, और मैं जाता कहाँ पर हूँ? मैं जाता हूँ अब अपनी फेवरेट जगह पर, और वहाँ से मैं एक टेंजेंट की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करने वाली चीज़ें ले आता हूँ। जैसे ये पॉइंट मिल गया मुझको, एक पॉइंट मुझको मिल गया ये। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टाइम देखूंगा तो मुझको एक पॉइंट मिल जाएगा ये, और एक पॉइंट मिल जाएगा ये। ऑलराइट, ठीक। अब मुझको पेन चेंज करना है अपना, बिकॉज इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं उस पॉइंट को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, कि भाई डिफरेंस क्या आ रहा है। तो लेट्स से डिफरेंस जो आया मेरे पास, यहाँ पर जो आएगा वो चेंज स्मॉल डी आएगा इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर वही आएगा स्मॉल टी, यानी कि टाइम। ठीक है, तो मैंने इसको माना था कि ये मेरे पास टाइम है टी डैश, और ये है मेरे पास टी डबल डैश। ये मेरे पास प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन पी डैश, और ये आ गया मेरा पी डबल डैश। तो ये पॉइंट जो सी है, इस पॉइंट पर मुझको निकालनी जो है, एक ही पॉइंट है मेरे पास, इंटरस्टीनियस रेट निकालनी है, जिसको मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन टाइम, और मैं दिखा सकता हूँ कि भाई पी डबल डैश माइनस पी डैश, और नीचे आ जाएगा टी डबल डैश माइनस टी डैश। दैट इज़ व्हाट द वे टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू द विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक, इन 2-3 चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे मेनली, तो यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट कि हाउ द कॉन्सेप्ट रियली वर्क्स। ठीक, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू बेटर अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स रियली वर्क्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फाइंड इट रियली, यू नीड टू बी अटैच्ड विद द टॉपिक एंड अप्लाई दैट इन अ सेम वे। ठीक, तो हमने इंटरस्टेनियस एवरेज के बारे में समझ लिया है। इंटरस्टेनियस मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट पर क्या रेट है, और एवरेज का मतलब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या रेट रहने वाली है। अब नॉर्मली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जनरली क्वेश्चन अराइज और आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर। तो ये MCQ पूछने वाले टीचर्स के लिए बड़ा ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से MCQ बड़े शानदार बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली चीज़ होती है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट किस नेचर के, जैसे आयनिक रिएक्शन हो या फिर लेट्स से कोवलेंट सब्सटेंस हो, तो इसके बीच में क्या है, हमको वेरिएशंस आते हैं। जैसे सपोज करें, जब भी तुम बात करोगे किसी भी आयोनिक रिएक्शन की, जैसे तुमको क्लास 10th में ध्यान होगा, एक रिएक्शन होती थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के नाम से। ठीक है, उसमें क्या करते थे, जैसे बेरियम लेते थे हम, बेरियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम क्लोराइड ले लो, फिर इसकी रिएक्शन करवा दो Na2SO4 से। एकदम से जैसे ही दोनों को मिक्स करते थे तो BaSO4 बनता था, और साथ में बन के आता था 2NaCl। और ये जो बन के आया है ये सॉलिड होता था, कैसे कलर का, एकदम वाइट कलर का, वाइट PPT। दैट प्रूव्स कि भैया यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं आयनिक, वो फिलिंग कप सेकंड में हो जाती है, यानी कि ये सेकंड में होने वाली रिएक्शन थी।
एकदम सेकंड का टाइम भी नहीं लगता था। इवन मैं तो कहूँगा जैसे ही मिक्स करते थे ना वैसे ही वाइट कलर आ जाता है इसके अंदर, तो दैट्स वाई ये तो सेकंडों का टाइम है। तो आयनिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। ठीक, फिर उसके बाद आती हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट रिएक्शन जो होती हैं वो कैसी रिएक्शंस होती हैं, तो ये आयनिक रिएक्शन फास्टर होती हैं किससे, कोवलेंट रिएक्शन से। याद रखना है, तो वही नेचर जो होता है सब्सटेंस का दैट रियली इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये तो रेट लो बताता है भाई, ये रेट लो है, यही रेट लो है। ठीक, तो कहता है कि भाई देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसी पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस क्या होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रेशर हो या कंसंट्रेशन हो, तो रेट जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रेशर ऑफ गैस कंप्लीटली। ठीक है, तो ये इन दोनों के रेट के या प्रेशर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये पॉइंट याद रखना है। टेम्परेचर, देखो भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो चीज़ों की काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ती है तो वो आपस में ज़्यादा टकराते हैं, ज़्यादा टकराएंगे तो उसकी वजह से उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे और नया प्रोडक्ट बनेगा। तो टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। फिर बात करते हैं प्रेशर ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जब कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये अल्टर कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है जिससे रिएक्शन तेज हो जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इतनी आपस में रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी होगी, आपस में रिएक्ट करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये सारी चीज़ें। और अगली चीज़ आती है रेडिएशन। तो रेडिएशन इज़ अ पार्ट ऑफ टेम्परेचर इटसेल्फ। तो रेडिएशन एंड थर्माहट जो भी चीज़ होती है वो भी क्या करती है, एक पार्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू टॉक अबाउट द रिएक्शन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेट लो, जो हमने अभी बात की थी कि भाई रेट लो क्या कहता है। तो ये कहता है कि भाई ये रेट को और रिएक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसको एक दूसरे को रिलेट कराता है। ये कहता है देखो भाई जो रेट होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक, मोर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये इसके बारे में बात करता है। इसी को हम रेट इक्वेशन भी बोलते हैं और रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जैसे ये कोई इक्वेशन दे रखी है, अब इसकी अगर हम रेट लो लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे वही हम बात करने वाले हैं आगे। तो लेट्स से अगर मेरे पास ये कोई इक्वेशन है, तो इसका अगर मैं रेट लो लिखता हूँ तो इसका रेट लो होगा रेट इक्वल टू, यहाँ पर आएगा कंसंट्रेशन। तो चलो हम अभी इसको के को नहीं लिखते, मैं तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम इसको जनरली समझ लेते हैं। चलो, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। ठीक, तो यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हैं ये जो स्टोकियोमेट्री है इनको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। ठीक, ये क्या कहलाएंगे, स्टोकियोमेट्री कहलाएंगे इसकी। तो यहाँ पर ए सी डी एंड, अच्छा सी रह गया, बी रह गया, बी आर स्टोकियोमेट्री। कोफिशिएंट, ठीक, ये कोफिशिएंट जो ए सी है यहाँ पे ए एंड बी मे बी इक्वल टू एक्स और वाई और नॉट, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये होंगे। तो इट इज़ नथिंग बट लाइक वी कैन से कि भैया हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये जो है एक्स और वाई, तो ये क्या होते हैं, ये एक्सटेंट ऑफ पावर होते हैं किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, कि भाई वो किस रेट से रिएक्शन कर रहे हैं। तो हर किसी रिएक्टेंट की जो रेट होती है वो अलग होती है, रिएक्शन करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। ठीक, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान जो था हमारे पास, ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं हमेशा। तो कांस्टेंट हो जाएगा इक्वल टू के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक्स और कैन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बाई। तो ये जो बन के आया हमारा रेट लो बन के आ गया। अब यहाँ पे जो के है, ये जो के
ये कहलाता है रेट कांस्टेंट। ठीक, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, नॉट रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना। मैं बताऊंगा एक जगह है जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट वी टॉक अबाउट दैट। बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन गोल, दैट इज़ कि भाई यहाँ पे मोस्टली रिएक्शन क्या 99% रिएक्शंस के अंदर ये कभी भी डिपेंड ही नहीं करेगा किसी और चीज़ पे, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। एंड वी वर व्हेन डिस्कसिंग अबाउट द आर्हेनियस इक्वेशन ना, तो वहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में क्लियरली बात करेंगे। तो लेट्स से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमने अभी लिखा था रेट, क्या रेट को मैं आर से दिखा लूँ? अब आर इक्वल टू यहाँ पे लिखा हमने के, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई। ठीक, रेस टू पावर वाई। अब इस तरीके से हम क्या के, हमको के निकालना है, तो के बराबर आ जाएगा मेरा आर डिवाइड बाई लिखूंगा मैं ए की कंसंट्रेशन रेस टू पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन रेस टू पावर वाई। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड वी नो कि आर हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे हम कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की पावर वाई। ठीक, तो दोनों ये यूनिट सेम है, दैट्स वाई वी कैन राइट आर, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक, और जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं यानी कि एक्स और प्लस वाई होते हैं, तो ये होते हैं इक्वल टू ऑर्डर, जिसको डिनोट करते हैं हम एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यानी कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं के बराबर लिख सकता हूँ आर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एन। ऑलराइट, अब ये इस तरीके से आ गया। अब हम जानते हैं कि ये जो यूनिट बनी है उसमें जो आर होता है, आर वी ऑल नो दैट आर इज इक्वल टू मोल पर लीटर। ठीक, इस तरीके से हम इसे मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये इस केस में क्या होगा, जो के आएगा आपका, तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं मोल पर सेकेंड, पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोल पर लीटर और पर सेकेंड। नीचे हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मेरा, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर एन। अब ये दोनों यूनिट सेम हो गई, तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इसको मोल पर लीटर, और यहाँ पे इसकी पावर तो 1 थी, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो एन, और ये आ गया पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास मिला है के। नाउ वी गेट के की यूनिट, तो ये क्या रहेगी, के की यूनिट, और एन क्या है हमारा, ऑर्डर। तो हमको याद रखना है कि एन हियर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इट प्रूव्स कि भाई देखो, जब भी किसी रिएक्शन का ऑर्डर वेरी करेगा, इफ द ऑर्डर इज डिफरेंट, इफ द ऑर्डर इज डिफरेंट then the unit of k also will be different. You need to got it and you need to consider it in a such a way कि like जब भी n बदलता है तो k की वैल्यू बदलनी चाहिए। तो इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर पता करते हैं कि रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। यानी कि जो n होता है या हाफ ऑर्डर भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। नाउ वी अंडरस्टैंड सच वैल्यूज़ इन अ सेम वे। ठीक, तो हमने अभी के लिए जो फॉर्मूला बनाया था, तो के था मोल पर लीटर 1 माइनस एन, और यहाँ पे हमने लिख रखा था पर सेकेंड। तो अगर लेट्स से अगर एन की वैल्यू कोई बोले कि भाई हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक, चलो हाफ से भी पहले हम लेके चलते हैं 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ऑर्डर क्या है, 0 है। तो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लिख रखा है हमने मोल पर लीटर। ठीक, तो 1 माइनस एन की जगह क्या आ जाएगा, 0, और ये आएगा पर सेकेंड। थोड़ा आगे बढ़े हम, तो हमारे पास आ गया के इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि 0 1 माइनस 0 मतलब 1,
तो ये आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि देखो भाई जो रेट होती है, रेट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज़ सेम यूनिट एज ऑफ रेट कांस्टेंट। यही तो थी कि भैया रेट कांस्टेंट की जो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ना, उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी भाई? रेट जो होती है आर, वो इक्वल टू किसके होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड के। तो यहाँ ये भी सेम है और ये भी सेम है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भाई ये बताएं कौन सी रेट की रिएक्शन की यूनिट जो होती है वो सिमिलर होती है रेट कांस्टेंट की। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम हियर। अब ले लेते हैं हम हाफ। तो के लिया हमने, यहाँ पे लिखा हमने मोल पर लीटर, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और यहाँ पे लिख देंगे हाफ पर सेकेंड। आगे बढ़े, के आ गया। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो अगर हम 1 में से हाफ को निकाल दें तो हमारे पास फिर से क्या बचेगा भाई? हाफ ही बच जाएगा। तो मोल पर लीटर और यहाँ पर आ गया हमारा फिर से हाफ और ये आ गया पर सेकेंड। अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो मोल की पावर आएगी हाफ, लीटर की पावर आएगी माइनस हाफ और सेकेंड की पावर तो फिर सेकेंड ही रहना है। ऑलराइट। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको कुछ इस तरीके से भी दिखा दिया जाता है, अगर तुम देखना चाहो तो, जैसे मोल पर लीटर और यहाँ पे दिखा देंगे यू। वाओ, ठीक है। तो ये भी कभी कभी दिखा दिया जाता है बिकॉज रूट की वैल्यू वो है। अगर n बराबर आ जाए 1 तो क्या होगा? k इजिकल टू मोल पर लीटर, यहाँ पाएगा 1 माइनस 1 पर सेकेंड। अब माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास k की वैल्यू क्या बचेगी? k की वैल्यू बचेगी आपके पास मोल पर लीटर की पावर 0 पर सेकेंड। अब एज वी नो कि अगर x की पावर 0 हो तो इसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, यानी कि k की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है? 1 होती है। एंड इट विल गोज टू अप टू लाइक दे वांट टू नो कि किस प्रोसेस में रिएक्शन चलेगी और वो पूछेंगे तुमसे कम से कम 3 तक। तो अगर 2 दे रखी हो आपको तो फॉर्मूला तो हमको याद है कि k बराबर होता है हमारा मोल पर लीटर, पावर में ले लेते हैं हम 1। When you try ना once or twice then you will get the answer, ठीक। और तुम उस चीज़ को फिर रिलेट कर पाओगे कि भाई किस तरीके से काम करेगी। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए होगा k बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 और पर सेकेंड। एंड नाउ यू गेट द आंसर कि भाई मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर लीटर है तो अगर 1 माइनस 2 है तो यहाँ पर बचेगा क्या? -1 और यहाँ पर आ जाएगा पर सेकेंड। देन वी ओपन अप इट, देन व्हाट वी फाइंड कि भाई मोल पर लीटर। अब ये मोल जो है ये तो आएगा -1, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो इसको लिखेंगे हम पर सेकेंड। तो सम टाइम ये आपको कुछ ऐसे भी देखने को मिलता है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, और सम टाइम दे शो लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। गॉट इट। अब n बराबर 3 आ जाए अगर, तो k बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 3 पर सेकेंड। एंड यू गॉट द आंसर। क्या होगा? मोल पर लीटर, पावर हो जाएगी -2 और ये आ जाएगा पर सेकेंड, और ये हो जाएगा तुम्हारा मोल का निगेटिव की पावर -2 और लीटर माइनस माइनस प्लस, देन प्लस का 2 और पर सेकेंड, ठीक। तो हम जनरली इसको लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर और ये मोल -2 -1, ठीक। तो ये है तुम्हारा n बराबर 3 जब आता है, यानी कि k की वैल्यू अगर ऑर्डर 3 हो तो आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन बिकॉज यू मस्ट ट्राई वन ऑफ दैट इज n बराबर 4 और 1 3/2। You need to find out the values or the unit for the k from these values. Got it? चलो अब वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमको क्या क्या चीज़ें अभी तक आ चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें हमको अभी ऑलरेडी सीखना है। तो हमने जैसी बात करी कि भाई ये एक्सपोनेंट होते हैं x और y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वी जस्ट डिस्कस। अब बात की हमने रेट लॉ के बारे में, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मेरली लुकिंग, यानी कि आप देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन
तो थ्योरेटिकल बट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि आप जो आपका रेट लो है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, नॉट ए थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखना है कि भैया ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैसी है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी वाला थिंग तुमको याद रखना है, और जो पावर्स होती हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना है। दे द एडिशन ऑफ दैम ऑलवेज गिव यू द इन्फॉर्मेशन कि भैया कौन सी रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो अगर व्हेन के इज़ नॉन एज रेट कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में ए बी 1 मोल पर लीटर हो, देन रेट ऑलवेज इक्वल टू किसके हो जाएगी, के हो जाएगी। कि अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो ये के बराबर हो जाएगी। इन दैट कंडीशन व्हाट वुड यू से कि द रिएक्शन रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू किसके आएगी, ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाएगी। अब रेट लो, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, इसकी बात कर लेते हैं। तो रेट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज़ डिफाइंड एंड द कांस्टेंट, यानी कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू डिफाइंड होती है और कांस्टेंट होती है, और गिवन पार्टिकुलरली रिएक्शन एट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बाकी ये इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वी टॉक अबाउट दैट लेटर, मतलब इन लास्ट पार्ट, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर पर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है तुमको वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। अगर कैटलिस्ट यूज़ हुआ है तो ये रेट कांस्टेंट पर इफेक्ट डालेगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था, तो n इक्वल टू होता था जो भी पावर रेट लो में दे रखी है, तो ये भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी तुमको याद रखना है कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑलरेडी। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्व्ड रेट लो फॉर द सेम रिएक्शन फॉलोज, यानी कि यहाँ पे सेम रिएक्शन दी है, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये रेट लो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पावर क्या है 2, तो इसका n बराबर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी पावर 1 है और इसकी 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब पावर 1 है, तो n बराबर 1 + 1, यानी कि ये भी क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पर पावर 2 दे रखी है तो ये भी n बराबर 2, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हम इसकी बात करें तो इस पर 1 दिखाया और इस पर 1 दिखाया, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी रिएक्शन कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, तो आप रेट लो में जो भी वैल्यू दी हो, लेट्स से मैं अगर तुमको एक लिखता हूँ r बराबर k, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट्स से कि मैंने लिखा a की पावर 2 और b की पावर 1/2। तो अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछूं तो तुमको क्या करना है, x + y से कंपेयर करना है, देन इसको 2 लिखना है और इसको लिखना है 1/2, एंड देन वी टेक द एलसीएम, देन व्हाट वी फाइंड दैट कम्स आउट टू बी 5/2। ये क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसको और हम करते हैं तो ये 2.5, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इस तरीके से क्या करते हैं हम किसी भी चीज़ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमने बात की थी, इट कैन बी 0, 1, 2, 3 और इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, फ्रैक्शन यानी 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस आर टर्म्ड एज 0, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अगर यूनिट की बात करें तो वो 0 भी पूछ सकता है, हाफ भी पूछ सकता है, 1, 2, 3 और इवन 4 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 तक खूब पूछ सकता है। लेकिन बाकी अगर कोई न्यूमेरिकल्स की बात करें तो रिमेंबर, न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे 0 ऑर्डर से 1 ऑर्डर से, दैट्स इट। मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जब हम बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की, तो तुम इसको यूँ समझो, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि देखो भैया कि यहाँ पे जो रेट है ये मैंने लिखा R। ठीक, एक रेट लो, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसका कोई भी इम्पैक्ट रेट पर नहीं पड़ रहा, तो उस कंडीशन में इसकी पावर 0 हो जाएगी, तो जो रेट आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, के बराबर आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऑलराइट, ये क्या हो गई हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई।
ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वट एवर भी डिस्कस, ये फॉर्मूला हमारा था, इसी फॉर्मूले के मुताबिक हमने सारी वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी। ये सब की वैल्यूज़ हैं कि अगर ज़ीरो ऑर्डर होगी तो ये आएगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी तो ये आएगी पर सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर होगी तो ये आएगी। हमने सारी वैल्यू निकाली हैं। तुमको एक क्वेश्चन दिया था कि n बराबर 4 निकाल लो और n बराबर 3/2 निकाल लो। ठीक, तो तुमको ये निकाल के अभी अभी दिखानी है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट। अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में उन्होंने एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं एंड दे आर सेइंग कि भाई इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको बेसिकली काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। ओके, ट्राई इट, देन वी डिस्कस अबाउट इट। यू हैव ओनली 30 सेकेंड, एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही सकते हैं आप बहुत तेज़ी से। ओके, ऑल राइट, हम पहले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। प्लीज़ फोकस। पॉइंट नंबर 1, या क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं द रिएक्शन है A to B, A प्लस B से प्रोडक्ट, ये है। इसका रेट लो इन्होंने दे रखा है, बोले कि भाई देखो R जो है वो इक्वल टू है K, A की पावर है हाफ और B की पावर है स्क्वायर। कह रहे हैं ये बता दो बस ऑर्डर क्या है, यानी कि n क्या है। तो n इक्वल टू होता है हमेशा x प्लस वाई के, यानी कि मैं इस हाफ को यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से। x माने मैंने मान लिया हाफ और प्लस y मान लिया मैंने 2, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस 2, यानी कि मेरे पास आ रहा है 1 + 4 = 2, यानी कि जिसको मैं बोलूँगा 5/2, और दैट कम्स आउट टू बी लाइक 2.5। ये मैंने निकाल दिया, ये है n इस रिएक्शन का। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल x टू y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर, यानी कि कोई x है और ये y है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 times हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो y के ऊपर इसके फॉर्मेशन का क्या असर पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये समझो, ये रेट कह रहा है, रेट मतलब r कह रहा है कि भाई देखो जो x है वो 2 टाइम्स है, ठीक, फॉलो सेकेंड ऑर्डर, तो यानी कि x की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 टाइम है। पहली चीज़ ये आ गई। तुम कह रहे हैं कि अगर तुम इसकी x की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर 3x कर दो तो इसके ऊपर किस तरीके से असर पड़ेगा रेट के ऊपर। तो वी अप्लाई इट, और हम देखते हैं कि भाई r मैंने लिखा 2 टाइम्स इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने के ले रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x। देखो से ऑर्डर जो रहेगा वो सेम ही रहेगा 2 ऑर्डर का। अब क्या होना है कि भाई के आ गया, और ये 3 का अगर 2 टाइम करा दें, मतलब 2 टाइम का स्क्वायर ले लें, तो ये आ जाएगा 9x, ठीक। तो इस तरीके से के बाहर आ जाएगा 9 और अंदर रह जाएगा x की पावर 2, ये 2 है। अब इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करवाओ, तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट यू फाइंड, विथ 3 का स्क्वायर कितना होता था, 9 होता था। तो यहाँ पे कितनी टाइम्स रिएक्शन ये बढ़ी हुई नज़र आ रही है, तो ये नज़र आ रही है। अगर मैं इसको R1 बोलूँ, इसको R2 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो रेट में चेंज दिखाई देगा वो दिखाई देगा मुझको 9R1 का, यानी कि जो कंसंट्रेशन की वजह से, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से क्या होगा, इसका जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर अब तुम ट्रिपल क्या कर देते हो, कंसंट्रेशन कर देते हो, तो ऑन ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ x व्हाट यू फाइंड कि भैया यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आएगी, जो रेट रिएक्शन की बढ़ेगी वो 9 टाइम बढ़ेगी। ऑलराइट, इस तरीके से क्या कर सकते हो तुम, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस तुमको फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए, और वो फार्मूला तुमको खुद ही यूज़ करना पड़ेगा, कोई आपको बताने वाला नहीं है। तो रिमेंबर, बी एक्टिव, देन यू गेट द आंसर कंप्लीटली। ऑलराइट, अब हमारे पास पूरा स्पेस है टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट
कीप इट अप कि भाई तुम कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये तीसरी इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम अपनी वैल्यूज़ ले लेते हैं और एक अच्छा सा पेन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3, ए बी से प्रोडक्ट, ए प्लस बी से डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है हमारा प्रोडक्ट। इसके लिए मैं रेट लो लिखता हूँ, तो मैं रेट लिखूँगा आर इक्वल टू के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स है और बी की पावर वाई है। ये हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे हैं, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये 2 और ये 3। अब मैं इन सब की वैल्यू रखता हूँ, क्योंकि ये क्या होगा मेरे पास, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 हो जाएगा। ऐसे ये B1 की कंसंट्रेशन है, ये B2 की कंसंट्रेशन है और ये B3 की कंसंट्रेशन है। ऐसे ही ये मेरे पास A1 की कंसंट्रेशन होगी, ये A2 की कंसंट्रेशन होगी और ये A3 की कंसंट्रेशन होगी। और ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट है। अब मैं इसको समझ लेता हूँ, ठीक। तो लेट्स से मैं पहले वाले के लिए रखूँ, तो देखो R1 के लिए R कितना है 0.05 इक्वल टू K को हम ऐसे ही रखेंगे। फिर इसके बाद A की कंसंट्रेशन रखते हैं हम 0.1 की पावर है X। फिर रखते हैं हम B की कंसंट्रेशन, वो भी 0.1 और पावर आ गई बाई। ये होगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं रखता हूँ अगली इक्वेशन को, जिसके अंदर रेट दे रखी है 0.10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखना है मुझको, यहाँ पे रख देना है मुझको ए की कंसंट्रेशन, तो के रखूँगा पहले में, फिर 0.2 की पावर एक्स, फिर मैं रखूँगा 0.1 की पावर वाई और ये हो गया 2, ठीक। फिर रखता हूँ मैं अगली पॉइंट पर, वो लिखता हूँ मैं 0.05 इक्वल टू के, कंसंट्रेशन है 0.1 ए की पावर एक्स और 0.2 की जिसकी पावर है वाई। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ऑलराइट, अब क्या करना है इसको हम देखते हैं। तो स्पेस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे अभी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, यानी कि इक्वेशन 2 को 1 से हमको डिवाइड कर देना है। तो पहले लिखेंगे हम 0.10, नीचे लिख देंगे हम 0.05 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे के, और दूसरी वाली इक्वेशन लिख रहे हैं हम पावर एक्स है और ये 0.1 की पावर वाई है। डिवाइड कर देंगे के से, नीचे लिखेंगे हम 0.1 इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे पावर एक्स और यहाँ पर आएगा 0.1 पावर वाई। नाउ लेट्स सी, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, तो ये 5 इसको काट देगा 10 को 2 टाइम, के से के कट जाएगा बिकॉज दोनों इक्वल है। यहाँ पे 0.1 की पावर वाई है, यहाँ पे 0.1 की पावर वाई है, तो दोनों वैल्यू कट हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा 2 इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.1 की पावर हम पूरी कर लेते हैं एक्स। पॉइंट से पॉइंट हटाया तो हमारे पास बच के क्या आया, हमारे पास आया भाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर एक्स। तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर वही 1 होगी क्योंकि सिर्फ 2 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो x है ना तुम्हारा, x दैट इज इक्वल टू 1 ऑन कंपेयरिंग। जब तुम पावर्स को कंपेयर करते हो तो यू कम टू नो कि भाई x किसके बराबर है, 1 के बराबर है, दैट्स वाई x बराबर 1 हो गया। अब करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, तो हम यहाँ पे लेते हैं हम डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अब 0.05, नीचे लिख देंगे 0.05 इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे के, 0.1 की पावर x दे रखा है, फिर 0.2 की पावर y दे रखा है, यहाँ आ गया। अब 1 वाली लिखेंगे तो 0.1 की पावर x और यहाँ पे के लेना था हमको, और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 की पावर y, ठीक। ये दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएंगे, ये भी वैल्यू सेम से, तो ये भी सेम वैल्यू कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, इधर बचा हमारे पास 1 और इधर बचा हमारे पास 0.2 और 0.1 और की पावर आ गई y, ठीक। ये देखो ये कट गया, ठीक। तो हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँच गए कि भाई 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर y के, ठीक। अब ये पॉसिबल कैसे है कि अगर लेट्स से तुमसे मैं ये बोलूँ कि अगर इस 2 की पावर 0 है, ठीक,
तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो है इसकी पावर मैंने मान ली 0, तो हम कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 0 के। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया y इक्वल टू 0। तो जैसे ये 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इन्होंने पूछा है कि देखो भैया रेट लो, फाइंड द रेट कांस्टेंट एंड अबव रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो तुमको ऑर्डर पता करना था, तो ऑर्डर क्या आएगा तुम्हारा, तो ऑर्डर आ जाएगा आपका n बराबर x प्लस वाई, और x तुम्हारा 1 है प्लस y तुम्हारा क्या है 0 है, तो तुम्हारा ऑर्डर भी आ गया 1। देन व्हाट दे आर आस्किंग कि भैया ये बताओ फाइंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या है। ठीक, तो रेट कांस्टेंट के लिए आप क्या करोगे, ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर एक किसी भी इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो डाल लेते हैं, चलो एक न्यू पेज ले लेते हैं। जैसे तुम्हारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी 0.05 इक्वल टू के, और यहाँ पे दे रखा था 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। अब तुम जानते हो x बराबर था 1 के और y बराबर था 0 के, तो इनकी पावर को उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो 0.05 और यहाँ पर आ जाएगा k, यहाँ पर आएगा 0.1 की पावर 1 और यहाँ पर आएगा 0.1 की पावर y। वी ऑल नो एज वेल कि यहाँ पे जो k है उसको अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा 0.05। अब ये तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, क्योंकि इसकी पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, जैसे ये 1 हुई वैल्यू तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कुछ होने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे ये रहेगा, और जब इसकी पावर 1 है तो इसको 0.1 ही लिख देंगे। इसका एक पॉइंट हटाओ, यहाँ पे एक पॉइंट क्या पहुँच जाएगा, पीछे पहुँच जाएगा, तो हमारे पास जो k आया, k कम्स आउट टू बी 0.5 पर सेकेंड, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी, दैट्स वाई पर सेकेंड यूनिट आएगी। तो इस तरीके से तुम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। इफ़ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम, यू आर confused about anything, you are not getting the point, then please practice, lot of practice. If you have any issue to understand any of the topic, please comments। हम इसके आगे दूसरे टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे इन डिटेल्ड, और किस तरीके से वो सारी चीज़ें काम करती हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे हम। तो अभी इस चैप्टर के अंदर कुछ सर्टन पॉइंट और रह गए हैं, कुछ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, वो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसके अंदर और डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू फाइंड इट रियली यूजफुल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, एंड वन थिंग रिमेंबर कि प्लीज़ if may be possible you find anything, at least leave a comments that I can see that, and that will motivate me to understand it better. God bless you.